हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स का जो कि ये देखिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें पहले समझ लेते हैं किस प्रकार से कितने प्रश्न आते हैं। पहले तो देखिए ये समझ लीजिए कि इसमें 5 खंड में आता है। खंड आ, ब, सा, द और या। तो खंड आ जो होता है ये बहुविकल्पीय होता है। क्या होता है? ये बहुविकल्पीय होता है और ये एक एक नंबर का होता है। इसमें 5 प्रश्न आते हैं जो कि इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए समझ लीजिए यहाँ से खंड ब में जो अति लघुत्तरीय होता है वो 1 नंबर का आएगा और ये जो बहुविकल्पी है ये भी 1 नंबर का है, ये 5 प्रश्न आता है। और खंड सा से जो लघु उत्तरीय है ये 2 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद द में भी लघु उत्तरीय होगा, ये 3 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद 5 नंबर का खंड या में से आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इसमें दिख रहा है ये, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जिन लोगों को ये प्रश्न आता है वो सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करिए, इसका क्या होगा आंसर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स जानते हैं ना, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यदि मान लेते हैं कि ई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र समझते हैं ना, क्या होता है? आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र, जहाँ तक इसका प्रभाव होता है वो है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक होती है, ठीक। अब जहाँ एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया जाए, इससे लंबवत जितनी बल रेखाएं निकलेंगी उन्हीं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ई वैद्युत क्षेत्र में ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ए होता है भाई। अब ई जो है ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर, देखिए यहाँ ई बराबर होता है, एक तो V अपान L होता है और दूसरा E इक्वल टू होता है F अपान Q, ठीक। तो यहाँ बल का मात्रक न्यूटन है, आवेश का मात्रक कूलाम है, तो न्यूटन कूलाम के रूप में भी दिया है। तो चलिए दोनों से हम मात्रक निकाल करके देखते हैं कौन सा सही आता है, ठीक। तो चलिए ई से मात्रक निकाल के बताइए इस वाले फार्मूले से। तो V का मात्रक क्या होगा? विभव का। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया वोल्ट और बटे L यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। अब ये देखिए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ से देखिए 1 मीटर यहाँ से गायब हो गया भाई ना। तो मिलेगा क्या? यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ? वोल्ट इंटू मीटर, ठीक। तो ये ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है वोल्ट इंटू मीटर, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आई? ये तीसरा सही होगा, ठीक। तो क्या इससे भी मात्रक निकाल करके चेक कर लें कि आगे बढ़ें? चेक कर लें, चलिए कर लीजिए। तो क्या होगा देखिए, फाई का होता, देखिए यहाँ से ई का मात्रक क्या बन जाएगा? फाई बराबर, चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं। ई का मात्रक यहाँ से क्या बनेगा? बल का मात्रक न्यूटन और बटे में कूलाम, यही ना। अब ये गुणे क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये कहीं दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, नहीं है। ये न्यूटन मीटर प्रति कूलाम तो है लेकिन मीटर स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी जो है गलत होगा। ये वोल्ट प्रति मीटर आया है ना, ये भी गलत है। वोल्ट इंटू मीटर सही होगा, है ना। न्यूटन प्रति कूलाम ये तो होगा ही नहीं। न्यूटन प्रति कूलाम ये बताइए किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलाम किस चीज का मात्रक है? अरे यही दिख रहा है ना, किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या? न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, समझ में आया ना। ये दूसरा प्रश्न, चलिए। चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F है, ठीक। यानी F का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो B वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, U वेग से गतिमान है, कोई आवेश है ना, वो आवेश मान लीजिए Q आवेश होगा, क्योंकि इसमें Q दिया है इसलिए हम Q मान ले रहे हैं, है ना। तो लगने वाला बल क्या होता है भाई?
और इस बल को क्या कहते हैं? किसी को याद है? जिनको याद है बताइए। यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल, है ना। और लॉरेंज बल बराबर होता है QVB साइन थीटा, यही ना होता है। अब इसमें देखिए, यदि अधिकतम बल निकाला जाए तो वो कितना होगा? F बराबर QVB, यही ना होगा। अब ये देख लीजिए भाई, इसमें कौन सा सही होगा? ये देखिए 2 बार क्रॉस लगा है ना, तो ये सही हो सकता है। देखिए क्रॉस गुणन आप पढ़े होंगे, सदिशों का क्या होता है? डॉट गुणन और सदिशों का क्रॉस गुणन, है ना। 11th क्लास में आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। A डॉट B इक्वल टू क्या होता है? AB cos थीटा, और A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा। अब देखिए भाई, इसमें साइन थीटा लगा है ना, तो क्रॉस वाला होगा कि डॉट वाला होगा? क्रॉस वाला होगा। तो क्रॉस वाला देख लीजिए कहाँ है, तीसरा सही होगा कि चौथा? देखिए चौथे में 2 बार क्रॉस लिखा है, यहाँ 1 बार क्रॉस लिखा है। अगर 2 बार करेंगे तो 2 बार साइन आ जाएगा ना, है ना। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला QVB, ये ऑप्शन इसका सही होगा। बात समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। यदि E तथा B वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हैं, ठीक है। E क्या है? विद्युत सदिश, और B क्या है? चुंबकीय सदिश। विद्युत चुंबकीय तरंग में देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें जब चलती है ना, तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है, यानी विद्युत सदिश भी होता है, चुंबकीय सदिश भी होता है, दोनों होता है। और ये दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कौन कौन? विद्युत सदिश, चुंबकीय सदिश, दोनों एक दूसरे के लंबवत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे रिलेटेड कुछ न कुछ आता ही है ना। तो विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और साथ ही साथ इनके चलने की दिशा, ये दोनों जो है चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। मतलब तीनों चीजें एक दूसरे के लंबवत हो गई। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने की दिशा, विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने की दिशा। अब यदि तरंग चल रही है ना, क्या चल रही है? तरंग। कौन सी तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग यदि चल रही है तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा, विद्युत सदिश भी होगा, और चुंबकीय सदिश भी होगा। तरंग चल रही है, विद्युत सदिश भी है, चुंबकीय सदिश भी है। विद्युत सदिश की दिशा, चुंबकीय सदिश की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और साथ ही साथ तरंग चलने की दिशा भी लंबवत होती है। मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए E के अनुदिश होती है, बताइए। अभी हमने बता दिया ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने की दिशा जो होती है वो किधर होती है बताइए? विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश के लंबवत। और विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, सही है ना। चलिए अब ये बताइए कि क्या पूछ रहे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है किसके? विद्युत सदिश के। ये सही होगा कि गलत होगा, ये बताइए पहले। ये गलत होगा क्योंकि इसके लंबवत होती है। दूसरा वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सदिश कह रहे हैं, ये भी गलत होगा, इसके लंबवत होती है, अभी बताया। अब इसमें देखिए डॉट गुणन लिखा है। डॉट गुणन में क्या होता है? कॉस थीटा, है ना। क्या होता है? कॉस थीटा। देखिए यहाँ लिखे हैं A डॉट B इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। यदि थीटा का मान 0 हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। और यहाँ 0 रख देते हैं तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? और यहाँ पे इसमें यदि लंबवत रख दें, cos 90 रख दें, तो ये 1 होगा। और ये क्या होगा? A क्रॉस B, ये कब 1 होगा? उल्टा लिख दिए क्या? ये देखिए इसमें साइन 90 का मान 1 होता है ना, साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 जब रखेंगे तब ये अधिकतम आएगा, और ये cos 0 रखेंगे तब ये अधिकतम आएगा। और यदि न्यूनतम ले आना, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये बात
चलिए अलग कलर से थोड़ा इसको लिख दे रहे हैं। ये अधिकतम वाला, अधिकतम जब होगा, या कह लीजिए मैक्स कर दें, मैक्स मतलब अधिकतम, ठीक है, और MIN मिनिमम, ठीक है। अधिकतम करने के लिए कास 0 होना चाहिए और साइन 90 होना चाहिए, और ये कास मिनिमम होने के लिए ये 0 ये 90, ठीक। तो अब ये देखिए भाई, ये क्रॉस गुणन है ना, तो क्रॉस गुणन में क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, लंबवत, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों लंबवत होती हैं, और लंबवत होती तब ना कुछ मान ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो लंबवत के लिए किसमें मान प्राप्त होगा, साइन वाले में, यानी क्रॉस वाला यहाँ पे सही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? E डॉट बी क्यों नहीं होगा, ये प्रश्न समझ में आया? नहीं समझे? A डॉट बी में देखिए कॉस आ रहा है, और जब कॉस आता है तो इसमें अधिकतम मान जो है 0 पर मिलेगा। E और B दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। E क्या है, विद्युत सदिश, B क्या है, चुंबकीय सदिश। अभी हमने बताया कि विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो भाई लंबवत होंगे तब किसमें मान प्राप्त होगा, डॉट में, क्रॉस में, क्रॉस में मान प्राप्त होगा, ये सही होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ें, चलिए ये प्रश्न तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको फटाफट सॉल्व करके हमको बताइए। क्या कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिए। पहले तो क्षमता दिया हुआ है ना, तो संयुक्त लेंस की क्षमता पहले निकाल लीजिए। ये हटा दें, फिर बड़ा करके दिखा दें आपको। चलिए ये वाला प्रश्न, इसको सॉल्व करिए, कर लेंगे नहीं? वाह भाई, बोल नहीं रहे हो। पहले लेंस की क्षमता P1 बराबर 4 डायोप्टर, यही ना, और P2 यानी दूसरे लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, यही। संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, P1 प्लस P2, यही ना। P1 का मान कितना रखोगे, 4, P2 का मान -2, इसको घटा दो, कितना आएगा, 2 क्या, डायोप्टर। अब ये P यानी क्षमता आ गई लेंस की, कौन से लेंस की, जो संयुक्त लेंस है। कौन सा संयुक्त लेंस है, ये 4 डायोप्टर वाला एक लेंस है और दूसरा -2 डायोप्टर। अच्छा ये बताइए, जो 4 डायोप्टर वाला लेंस है ये कौन सा लेंस है, उत्तल अवतल? यहाँ कहीं नहीं दिया ना, देख करके बताइए यहाँ से। ये धनात्मक है तो उत्तल लेंस है का अवतल, उत्तल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दुनिया में हो? ये देखो फोकस, ये क्षमता मिल गई, फोकस दूरी निकालो भाई। तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, F = 1/P। कब, जब ये मीटर में हो। फोकस दूरी अगर मीटर में है तो 1/P होगा, और फोकस दूरी यही सेंटीमीटर में हो जाए तो 100/P हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मान इसका सेंटीमीटर में निकालना या फिर मीटर में। सेंटीमीटर में कौन सा फार्मूला लगाएं, ये 100 वाला ना, तो 100 कितना, 2 डायोप्टर, इसको काट दीजिए, कितना आया, 50 क्या सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, कौन वाला, हाँ पहला। चलिए भैया ये पहला सही हो गया। तो अभी कितने प्रश्न बचे हैं, 2, इसको सॉल्व करिए। ये एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित हो रहे हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। अब समझिए ध्यान से क्या होता है। कोई धातु है, कोई धातु है, तो ले लो धातु कोई, ये कोई धातु ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है,
कोई धातु है। अब धातुएं क्या होती हैं भाई, धातुओं के बारे में पता होगा आपको। धातुएं क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, ग्रहण करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, तो इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इन धातुओं के पास है उसको निकालना है। कैसे निकलता है समझिए, देखिए क्या करें, एक धातु के पृष्ठ पर इतना वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित होता है। तो फोटान के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। फोटान मतलब ये ऊर्जा का पैकेट होता है। फोटान क्या होता है? ऊर्जा का पैकेट होता है। प्रकाश जो होता है, देखिए तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है ना, फोटान जो प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, मानते हैं ये लोग, है ना। फोटान सिद्धांत के अंदर, फोटो सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा के क्या छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, और इन्हीं पैकेटों को हम फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान। पैकेट ऊर्जा का पैकेट है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? फोटान। ठीक, अब ये फोटान इस पर आता है, यानी प्रकाश आ रहा है तो मतलब फोटान आ रहा है। प्रकाश बताएं ना, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चल रहा है, प्रकाश आ रहा है मतलब पैकेट आ रहा है। अब ये मानते हैं कि ये पैकेट जब आता है यानी प्रकाश आता है तो यहीं पर फूट जाता है, समझने का तरीका याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रकाश जब ये आता है ऊर्जा के पैकेटों के रूप में, पूरा पैकेट फूट जाता है, मतलब फोटान अपनी पूरी ऊर्जा खत्म कर देता है और पूरी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है। एक फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा दे करके अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है, अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इतनी बात समझ में आई? अब इस ऊर्जा को करता क्या है ये? कौन? किसने लिया ऊर्जा फोटान की? किसने लिया फोटान की ऊर्जा? हाँ, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो जगह खर्च करेगा, समझिए, दो जगह खर्च करेगा। कहाँ? पहले तो धातु के अंदर है, धातु में है इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो उसी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्या करेगा? बाहर निकलेगा। और बाहर मतलब कहाँ? इसकी सतह तक आएगा, सतह तक आएगा, ठीक है। बाहर निकलने में कुछ ऊर्जा खर्च होगी, फिर बाकी जो ऊर्जा बची रहेगी, यदि ऊर्जा और बची है, मतलब फोटान ने ज़्यादा ऊर्जा दिया है तो ज़्यादा ऊर्जा कुछ न कुछ बच जाएगी, समझ ना। कुछ ऊर्जा खर्च किया उसने बाहर निकालने में, फिर जो ऊर्जा बचेगी ना उसी ऊर्जा से वो गति करके निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर गति करेगा। तो बाहर जो गति करने के लिए जितनी ऊर्जा बची है ना वो गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के लिए देखिए, ऊर्जा हम लोग जानते हैं ना, W बराबर क्या होता है? QV पढ़े हो? Q इंटू V, आवेश गुणे विभव। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है तो आवेश की जगह हम यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन। और विभव की जगह यहाँ होगा हमारा निरोधी विभव, ठीक। और ये पूरी ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? निरोधी विभव वाली जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करें? E के ना, E के, ये लो। और वो भी कौन सी? अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती? इलेक्ट्रॉन गुणे निरोधी विभव, ये होता भाई। अब चलिए सॉल्व करने का प्रयास करिए, कैसे करेंगे। अब प्रश्न समझेंगे तो समझ में आएगा। क्या? धातु के पृष्ठ पर ध्यान दो, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित हो रहा है। जो फोटान आपतित हो रहा है वो कितनी ऊर्जा का है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितना कह रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव कितना होना चाहिए? ठीक, चलिए सॉल्व करके बताइए। अधिकतम गतिज ऊर्जा कितना लिखे यहाँ पे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना है, ठीक है। और यहाँ E इंटू V0। V0 क्या है? निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव इसी को कहते हैं। तो यहाँ से E से E काट दो भैया, तो क्या मिल जाएगा बता दो? V0 इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से? 4V, यही ना मिला। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बताइए। पहला वाला,
ये पहला वाला सही है। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य होता है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे कि जो भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा डिटेल में समझिए। जरूरी नहीं कि ये प्रश्न दिया है तो इसी टाइप इसी ऐसे यही आ जाए, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, घुमा करके कुछ और भी इसी में पूछा जा सकता है ना। तो सारी चीज़ें जो भी इसके इर्द गिर्द आ रही हैं सारी चीज़ें को हम बताते चल रहे हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य होता है। क्या होता है अपद्रव्य? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्युमिनियम या फिर आर्सेनिक। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा होगा। ठीक, तो एक बात समझिए पहले, पी प्रकार का अर्धचालक करें ना, तो पहले ये समझ लीजिए कि अर्धचालक क्या होता है। अभी हम बताएंगे क्या अर्धचालक क्या होता है। और फिर देखिए पी प्रकार कह रहे हैं ना, तो और भी प्रकार होते हैं कि नहीं होते हैं? अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। ठीक, तो अभी हम समझने वाले हैं कि अर्धचालक क्या होता है और पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है और ये कैसे बनता है। ठीक, तो चालक तो आप लोग जानते ही होंगे। चालक क्या होता है? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। चालक वह पदार्थ होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उनमें विद्युत धारा का भी क्या प्रवाह होता है। बहुत बढ़िया, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या होता है? चालक होता है। चलिए अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल बताने चलेंगे ना तो समय ज़्यादा लग जाएगा। फ़िलहाल इतना बता देते हैं कि चालक जो होते हैं वो क्या होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये जो है इनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है क्या होता है, होता ही नहीं होता, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और ये जो अचालक होते हैं, क्या अचालक होते हैं, इनमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और बता दें। देखिए जब तक पूरी बातें ना बता लें तब तक संतोष नहीं रहता है। ये धातु के अंदर देखिए यह क्या होता है, नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये धनावेशित होता है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं भाई। जो बीच के रिक्त देखिए, ये पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने? 2। दूसरे में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मान लो। ठीक, एक कक्षा और बना दें। ये लो, इस बाहरी कक्षा में मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब इसके बाद अगली भी ऊर्जा होगी, अगली भी कक्षा होगी इस प्रकार से। तो जब इस बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को ना देखिए, जब अपनी कक्षा में ये गति कर रहा है ना तो गति करेगा सीधे सीधे। ठीक है, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन हम नहीं कर सकते हैं। जब इसको ऊर्जा मिलती है ना, जब इसको ऊर्जा मिलती है तो ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है। अगली कक्षा में नहीं आया है, यहाँ बाहर गति करने लगता है। जब ये बाहर यहाँ बीच के स्थान में गति करने लगता है ना तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई है? चलिए अच्छा, ये देखिए बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी दूसरे परमाणु से क्या करते हैं? संयोग करते हैं जी। दूसरे परमाणु से क्या करते हैं? संयोग करते हैं। अच्छा, किस लिए संयोग करते हैं? अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ना। अब कब अस्थायित्व प्राप्त होगा? जब इनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या सभी कोष पूर्णतः भर जाएं ना। ऐसा करने के लिए ये संयोग करते हैं। तो इसीलिए अच्छा एक बात और, कौन से इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं? बाहरी कोष वाले। तो इसीलिए बाहरी कोष वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अभी बताया, क्या करते हैं? संयोग करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं? बाहरी कोष वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? संयोग करते हैं। तो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम संयोजी कोष कहते हैं।
क्या कहते हैं? संयोजी कोष, ठीक, या संयोजी बैंड नाम दे दिया गया है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको क्या नाम दिया गया है? संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा मिल जाती है ना तो वो यहाँ आ जाता है, इस वाले बैंड को हम कहते हैं चालन बैंड। क्या कहते हैं? चालन बैंड। तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, वही इलेक्ट्रॉन जब पहुंच गया चालन बैंड में तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या चाहिए? इसको ऊर्जा चाहिए, ठीक। तो जो चालक होता है ना, जो चालक होता है उसके इलेक्ट्रॉन, चालक जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन बहुत जो है कम ऊर्जा या ना के बराबर भी ऊर्जा, या इसको जो है विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में स्वतः पहुंच जाते हैं। जो चालक होता है उसके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं, ठीक। संयोजी बैंड और चालन बैंड की ऊर्जा लगभग सेम होती है, ऐसे समझ लो। किसकी? चलो बना देते हैं यार। ये क्या है? संयोजी बैंड। क्या है? संयोजी बैंड। ये आपका चालन बैंड, ठीक। तो चालक जो होता है उसमें संयोजी बैंड, चालन बैंड दोनों जो है वो एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे पर सटे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आराम से चालन बैंड में पहुंच जाएगा। लेकिन जो अचालक होता है उसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है कि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। यदि अचालक है तो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। बात समझ में आई? अब इसी के बीच में एक होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। अब ये जो अर्धचालक होता है ना, इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की ऊर्जा अंतराल चालक वाले पदार्थ से ज़्यादा होता है और अचालक से बहुत कम होता है। मतलब सामान्य अवस्था में संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते हैं, विशेष परिस्थितियों में संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये कभी चालक होता है तो कभी अर्धचालक, और कभी चालक होता है कभी अचालक होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्धचालक, ठीक। अब अर्धचालकों का ये बात समझिए। अर्धचालक समझ में आया कि नहीं आया? अर्धचालक क्या होते हैं? सामान्य अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होते हैं, या कह लीजिए कि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। चाहे जैसे घुमा फिरा के प्रश्न करें तो आप जवाब दे लेंगे ना। पूछे हम कुछ? चलिए ये बताइए कि अर्धचालक यदि है तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा? पहुंचेगा, परंतु विशेष परिस्थिति में। ये बात है ना। चलिए अब एक बात यहाँ और समझ लीजिए, जो अर्धचालक होते हैं बाहरी कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अर्धचालकों में हम मानते हैं ये बढ़िया जर्मेनियम और सिलिकॉन को। किसको? जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम क्या मानते हैं? अर्धचालक। ये क्या है? अर्धचालक है। ये स्व अर्धचालक है या निज अर्धचालक है, मतलब अपने आप में ये क्या है? अर्धचालक है। कौन? जर्मेनियम और सिलिकॉन। याद रखो, बहुत पूछा जाता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या हैं? अर्धचालक हैं, ठीक है। चलिए अब ये अर्धचालक हैं और निज अर्धचालक हैं। क्या हैं? निज अर्धचालक, अपने आप में अर्धचालक हैं, ठीक। अच्छा, अर्धचालक के प्रकार हम बताने को कहे थे ना, बताएंगे अभी, तो वो प्रकार समझ लीजिए। अर्धचालक समझ में आया? चलिए अब ये जो है अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक जो अभी बताया निज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक, ठीक। तो जो बाह्य अर्धचालक होता है इसमें कुछ बाहरी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? बाहरी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। तो अब बाहरी अपद्रव्य पदार्थ जो मिलाया जाएगा, ध्यान दीजिए, बाहरी अपद्रव्य पदार्थ जो मिलाया जाएगा वो कौन है? या तो वो 3 संयोजी होगा या फिर वो 5 संयोजी होगा। ये लो, ये जो बाह्य अर्धचालक है ये कितने प्रकार के होंगे? बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं बताओ? कितने प्रकार के होते हैं?
निज और बाह्य, दो प्रकार के होते हैं। अब ये बाह्य अर्धचालक ये भी जो है दो प्रकार का होगा। ठीक, बाह्य अर्धचालक कैसे बनेगा? कुछ अपद्रव्य पदार्थ इसमें मिलाएंगे। ठीक है, अब वो अपद्रव्य पदार्थ दो प्रकार के होंगे, या तो 3 संयोजी होगा या फिर 5 संयोजी होगा। क्या होगा? 5 संयोजी होगा। ठीक, तो जब 5 संयोजी होगा, देखिए ध्यान दीजिए, समझिए, पी टाइप अर्धचालक यदि बनेगा, क्या पी टाइप अर्धचालक बनेगा तो 3 संयोजी मिलाया जाएगा। पी टाइप अर्धचालक बनेगा कैसे? जब 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाएगा। और एन टाइप अर्धचालक बनेगा तब जब 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, अब सारी चीज़ें इस चैप्टर के हमने पूरा कंप्लीट किया ना, अर्धचालक से रिलेटेड। अब इसका प्रश्न का जवाब आप दीजिए कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में, अब ये बताइए शुद्ध जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है, वो भी कौन सा? निज अर्धचालक की बाह्य? निज अर्धचालक है। शुद्ध जर्मेनियम क्या है? निज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक कैसे बनेगा? जब इस अर्धचालक में कुछ अपद्रव्य पदार्थ मिला देंगे। जब कुछ क्या मिलाएंगे? अपद्रव्य पदार्थ मिला देंगे, तब वो बाह्य अर्धचालक बनेगा। और क्या मिलाया जाएगा? 3 संयोजी या फिर 5 संयोजी। चलिए, तो शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, क्या कह रहे हैं? पी प्रकार के अर्धचालक में। तो पी प्रकार के अर्धचालक में यदि फास्फोरस, देखिए क्या कह रहे हैं, जर्मेनियम में क्या मिलाना है? अर्धचालक। तो चलो मान लेते, अपद्रव्य, जर्मेनियम अर्धचालक है, अपद्रव्य मिलाना है। तो यदि फास्फोरस मिलाते हैं, चलिए एक एक चीज हम देखते हैं। फास्फोरस मिलाते हैं, तो फास्फोरस पहले ये देखिए कि 3 संयोजी है, 4 संयोजी या 5 संयोजी, इसकी संयुक्ता कितनी है? फास्फोरस के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 15 होता है ना टोटल, तो 2 8 5, यही ना। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताइए भाई, यदि फास्फोरस को मिला देंगे जर्मेनियम में तो एन टाइप अर्धचालक बनेगा, पी टाइप? एन टाइप बनेगा, मतलब ये वाला भी गलत है ना। फास्फोरस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एन टाइप का अर्धचालक बनेगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस 5 संयोजी है। समझ में आया? अब ये जो एंटीमनी आपका है ये 4 संयोजी होता है, ये अपद्रव्य का कार्य इसमें नहीं कर पाएगा। आगे आ जाइए, एल्यूमिनियम देखिए क्या स्थिति है। एल्यूमिनियम समझते हैं ना, कितना होता है? 13, 2 8 3। अभी देखिए 3 संयोजी मिल गया ना, तो 3 संयोजी जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप अर्धचालक बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तीसरा वाला ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये कौन सा सही होगा? ये तीसरा वाला, एल्यूमिनियम। बात समझ में आ गई? समझे? तो चलिए, ये जो है इस प्रकार से, ये जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव जितने प्रश्न थे उनको हमने सॉल्व किया। बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।